नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चार तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस, 7 दिन के भीतर मांगा स्पष्टीकरण। 33 केवी लाइन से टकराया बंदर, 1.5 घंटे प्रभावित रही शहर में बिजली आपूर्ति। स्वाइन फ्लू के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, सर्दी खांसी बुखार की तत्काल जांच कराने के दिए निर्देश। डेंजर रोड चौड़ीकरण के लिए वन विभाग ने कटाई के लिए चिन्हित किए 450 पेड़। गरीबों के राशन पर दर्जनों परेशानी, कहीं आवंटन की कमी तो कहीं सर्वर आ रहा है आड़े। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए बदला रोस्टर, संगठन के पदाधिकारियों ने बताया इसे नाकाफी। और जिले भर में राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव के लिए हुए मतदान, चुने जाएंगे 25 सदस्य। अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर 40 बोड़ी निवासी तुकाराम उइके उम्र 65 वर्ष की कुएं में गिरने से मौत हो गई। 40 बोड़ी सरपंच धनलाल उइके ने बताया कि बुजुर्ग तुकाराम गांव में अकेले रहते थे। 16 जनवरी को पड़ोस की पंचायत कावेरी के एक कुएं में एक बुजुर्ग की लाश देखी गई, जिसकी जानकारी कावेरी सरपंच और उनके द्वारा पुलिस थाने में दी गई। पुलिस द्वारा शव को कुएं से बाहर निकालने पर उनकी पहचान तुकाराम उइके के रूप में हुई। ये कुछ नहीं, गांव में इनका 2 बेटी हैं, तो 2 बेटी, एक बुदलवारा एक करसंगी में है। दामाद अलग ही रहते थे, ये गांव में अकेले ही रहता था। अकेले रहते जी, इनको पीएम आवास दिला दिए थे, इनके लिए एक बढ़िया पीएम आवास बनवा दिया था मैं, और ये रहते थे अकेले रहते थे। अकेले ही रहते थे। अच्छा, ये कब पता चला कि ऐसी जानकारी? कल मुझे 6:30 बजे करीब समथिंग 6:30 बजे पता चला कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। तब मैं जाके देखा, लाश ऐसा उबड़ा हुआ था, पहचान में नहीं आई तब। तो फिर ग्राम पंचायत कावेली का सरपंच, जो जिस गांव में लाश पड़ी हुई थी, वहां का सरपंच और मैं गए चौकी में और रिपोर्ट दर्ज कराया। अच्छा, कैसे गिरे होंगे, क्या लगता है आपको? हाँ, वो वहाँ पर कुएं के पास से एक पारडगरी रास्ता है, और वहाँ से तो वो मेरे ख्याल से अंधेले में उनको समझ में नहीं आया। शहर के वैनगंगा नदी गर्रा पुल के रास्ते जागपुर घाट को जाने वाली सड़क, जिसे डेंजर रोड के नाम से जाना जाता है, इस सड़क के चौड़ीकरण योजना के तहत 450 पेड़ों को काटे जाने के लिए वन विभाग के द्वारा चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि बीते वर्ष में वन विभाग ने इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए लगभग 640 पौधों कटाई के लिए चिन्हित किए थे, जिसकी अनुमति वन विभाग के वरिष्ठ स्तर से नहीं मिली, जिसे देखते हुए एक बार फिर पुनः सड़क की मार्किंग करने के बाद 450 पेड़ कटाई के लिए चिन्हित किए गए। लेकिन पर्यावरण मामलों के जानकार बताते हैं कि वन विभाग चाहे लाखों पेड़ों की कटाई के लिए पेड़ों को चिन्हित कर ले, पर इस रास्ते पर पड़ने वाले रेलवे ब्रिज के नीचे से रेलवे ने भारी वाहन की निकासी के लिए अनुमति नहीं दी है, जिससे यह योजना एक बार फिर अधर में अटक जाएगी। अभी हमको ऐसी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे जिला प्रशासन बाईपास का निर्माण करने की सोच रहा है, और बाईपास के निर्माण के लिए कुछ पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित है, ऐसी जानकारी यहाँ पे लग रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सामने में जब हम इस रोड से गर्रा की तरफ बढ़ते हैं, जागपुर घाट से गर्रा की ओर, तो वहाँ पे एक रेलवे का ओवरब्रिज आता है। तो रेलवे ने पहले से ही बड़े वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। वहाँ से किसी भी प्रकार से भारी क्षमता के वाहन वहाँ से गुजर नहीं सकते, ऐसा रेलवे ने पहले से ही उनका नोटिफिकेशन जारी है। उसके बावजूद, जैसे कि आपने देखा होगा, इसके पहले भी बड़ी लागत खर्च करके इस बाईपास का निर्माण किया गया, जो निरर्थक साबित हुआ। और एक बार फिर अगर यहाँ पर मैं समझता हूँ कि रोड बनाने की प्रक्रिया की जाएगी, तो यह पैसे का दुरुपयोग होगा और किसी भी प्रकार की सुविधा इससे जिले को नहीं मिलेगी। यही नहीं, अभय कोचर यही बताते हैं कि डेंजर रोड वैनगंगा नदी किनारे वाला क्षेत्र है। 2019 में भारी बारिश के दौरान यह रोड पूरी तरह से डूब गया था, जिससे एक बार फिर साबित होता है कि यह वैनगंगा नदी के डूब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे स्थान पर सड़क निर्माण करना पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। ये जो रोड है, ये नदी के बिल्कुल किनारे है, नदी से इसकी दूरी
100 मीटर भी नहीं है। उसके बावजूद जिला प्रशासन यह योजना बना रहा है जो कानून के भी खिलाफ है और पर्यावरण के लिए तो अन्य नुकसानदायक है ही, क्योंकि एक जो हम नदी बचाओ योजना चलाते हैं उसमें आपको जानकारी होगी कि नदी से 500 मीटर तक कोई भी पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। और आपको बताना चाहूंगा इस बाईपास का एक बड़ा हिस्सा इस वर्ष भी बाढ़ में डूब चुका था। यानी नदी जब बारिश में अपने पूरे बहाव में होती है, पूरे शबाब में होती है, तो वो इस रोड के ऊपर से बहती है। ऐसे में मैं समझता हूँ बाईपास का निर्माण तुरंत रोका जाना चाहिए और बाईपास का निर्माण यदि किया जाता है तो ये पैसे की बर्बादी होगी। दक्षिण वन मंडल सामान्य के वन मंडल अधिकारी डॉक्टर ए अंसारी बताते हैं कि सड़क चौड़ीकरण के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रस्ताव आया था, जिसके बाद इस सड़क के किनारे स्थित छोटे पेड़ों को कटाई के लिए 400 पेड़ों को मार्किंग कर फाइल वरिष्ठ स्तर पर भेजी गई है। अनुमति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। शासन के द्वारा राशन कार्ड पर अनाज पाने वाले हितग्राहियों को बेहतर सुविधा दिलाने का चाहे जितना वादा किया जाए, लेकिन मैदानी स्तर पर इसकी हकीकत कुछ और दिखाई देती है। शहरी क्षेत्र में जहां सर्वर की परेशानी आ रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आधा ही राशन आवंटित किया गया है, जिससे रोजाना राशन लेने पहुंचने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नहीं, कोटा पर्याप्त ही आ रहा है। समय समय पे सर्वर की समस्या से थोड़ी सी परेशानी होती है, जिस कारण से वितरण करने में अवस्था हो जाती है। तो क्या किस प्रकार की मांग करते हैं आप, क्या चाहते हैं आप? हमारा मानना यह है कि लोगों को जनहित में बराबर सर्वर अच्छा मिले। सरकार का ही काम है तो सरकार का ही सर्वर है, फिर इसमें प्रावधान और किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होना चाहिए। वहीं ग्रामीण स्तर के सोसाइटी के कर्मचारी बताते हैं कि इस महीने वरिष्ठ स्तर से ही राशन का आवंटन कम कर दिया गया है। लगभग 40% आवंटन नहीं दिया गया है, जिस कारण राशन का आवंटन कैसे करें यह उन्हें समझ नहीं आ रहा है। 50 कुंटल चावल आया और 45 कुंटल गेहूँ। हमेशा कितना मंगवाते थे आप लोग? 110 कुंटल गेहूँ और 160 कुंटल चावल। इतना कम क्यों मिला इस बार आपको? बोले ऑनलाइन में है तो आने का है बोल रहे हैं। कटौती हुई है मतलब इस बार? हाँ, कटौती। तो हितग्राहियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी फिलहाल में सभी को मिल रहा है। मिल रहा है मतलब दे रहे हैं अपने हिसाब से या कम करके दे रहे हैं उनको? ज़्यादा पूरा दे रहे हैं। पूरा दे रहे हैं। इस पूरे विषय पर खाद्य विभाग के अधिकारी चौधरी बताते हैं कि खाद्यान्न का आवंटन सतत किया जा रहा है। इस बात की जानकारी ली जाएगी कि किस सोसाइटी में आवंटन कम गया है। वहीं दूसरी ओर सर्वर की परेशानी बीते कई दिनों से बनी हुई है, जिस पर लगातार सुधार कार्य किया जा रहा है। मौसम में परिवर्तन के कारण स्वाइन फ्लू की संभावनाओं के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने इससे बचने आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.सी. पनिका ने नागरिकों को सलाह दी कि स्वाइन फ्लू में बुखार, सर्दी खांसी, गले में दर्द, सिर दर्द, हाथ पैर एवं जोड़ों में दर्द के अलावा उल्टी एवं दस्त की शिकायत होती है। उन्होंने इन लक्षणों के नजर आने पर तुरंत जिला अस्पताल अथवा मेडिकल कॉलेज में जाकर चिकित्सीय जांच कराने एवं चिकित्सक के अनुसार इलाज कराने के लिए कहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से कहा कि यदि पड़ोस में इस प्रकार के लक्षणों से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसे तुरंत उचित इलाज लेने के लिए सलाह दे। जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण होने पर बचाव के लिए छींकते एवं खांसते समय रुमाल अथवा टिश्यू पेपर से चेहरे को ढके, सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं और छींकने एवं खांसने के बाद अपने हाथों को साबुन एवं पानी से तत्काल धोएं। किसी से हाथ मिलाने की अपेक्षा हाथ जोड़कर अभिवादन करें एवं तुरंत शासकीय चिकित्सा केंद्र जाकर चिकित्सीय जांच कराकर इसका इलाज प्रारंभ कराएं। जय किसान ऋण माफी योजना के तहत ऐसे ऋणी किसान जिनका 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के चालू या कालातीत खाते में 2 लाख रुपए तक का ऋण बकाया था और जो योजना के प्रारंभ होने के समय किसी कारणवश ऋण माफी का आवेदन करने से शेष रह गए थे, उन्हें 15 से 31 जनवरी तक एक बार पुनः गुलाबी फॉर्म ऋण माफी के लिए आवेदन करने के अवसर दिया जा रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के ऐसे सभी किसानों से जो पूर्व में ऋण माफी का आवेदन नहीं भर सके थे, राज्य शासन के द्वारा दिए गए इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जय किसान ऋण माफी योजना के शुरुआत में ऋण माफी के लिए आवेदन करने से शेष रह गए चालू अथवा कालातीत ऋण खाते वाले किसान ऋण माफी का अपना आवेदन 31 जनवरी तक अपने संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में जमा कर सकेंगे। ग्रामीण थाना के अंतर्गत नेत्रा गांव में रोशनलाल ध्रुवे उम्र 50 वर्ष नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक मजदूरी का काम करता था और शराब पीने का आदी था।
16 जनवरी को शराब का सेवन करने के बाद वह घर पर ही फांसी पर झूल गया। खैलांजी पुलिस ने लक्ष्मी नारायण खैरवार उम्र 44 वर्ष निवासी कुमली की हत्या के आरोप में उसी के भांजे दीपक भोयर उम्र 23 वर्ष निवासी बकोड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर उपजेल वारासुनी भेज दिया है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी नारायण का अपनी बहन के साथ खेती को लेकर विवाद चल रहा था। 5 जनवरी को दोपहर के 2 बजे इसमें नारायण अपने परिवार के साथ घर पर था। इस दौरान उसका भांजा दीपक अपने पिता सेवकराम और मां मीराबाई के साथ लक्ष्मी नारायण के घर पहुंचा और दीपक ने लक्ष्मी नारायण के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान गंभीर चोटें आने पर लक्ष्मी नारायण को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या के आरोप में दीपक के विरुद्ध मामला कायम कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। लगभग 70 दिनों से लापता अपनी नाबालिग बेटी को खोजने की मांग को लेकर ग्राम अमई निवासी एक महिला ने कलेक्टर कार्यालय में गुहार लगाने पहुंची, जिसमें उन्होंने पुलिस के द्वारा उनकी कोई मदद न किए जाने का आरोप लगाते हुए उनकी नाबालिग बेटी को खोज कर लाने की गुहार लगाई। अमय निवासी महिला उमेश्वरी कोहरे ने बताया कि उनकी बेटी की उम्र करीब 13 वर्ष है, जिसे गांव के ही 19 वर्षीय युवक दीपक पिता गेंदलाल गौतम ने बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है, जिसकी शिकायत करने पर भी पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की और 70 से अधिक दिन बीत जाने के बाद भी उनकी नाबालिग बेटी का पता नहीं लग पाया है। कलेक्टर ऑफिस ले आई थी, मेरी बच्ची 13 साल के भी नाबालिग है। उसको दीपक गौतम नाम का एक लड़का है, इसे बहला फुसला करके ले जाया गया है। कहाँ का लड़का है वो? अमही का ही है, गांव का ही लड़का है। हाँ। तो आपको जानकारी है कि वो उसी के साथ गई? मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि उसका बाप भी खुद ही गवाह है इस बात के लिए। वो लड़का भी गायब है? हाँ, लड़का भी गायब है। क्या क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले और हमको भी मिले। कब से गायब है? ये करीबन 2-2.5 महीने हो गए। अच्छा, कहाँ शिकायत किए थे इसकी? मैंने पहले तो रामपाली थाने में गई, वहाँ मैं यानी 15-20 दिन में डेली लगातार जाती रही। वहाँ से भी मुझे सिर्फ तसल्ली देते गए कि मिल जाएगी। उनने पहले तो यानी उनने मुझे कोई ये नहीं दिए। मेरी FIR भी दर्ज पहले तो नहीं करवा रहे थे। उसके बाद मैं वाराशुनी के ADM के पास में वहाँ भी आवेदन लगवाई, उनने भी मुझे सिर्फ दिलासा ही दी। फिर उसके बाद मैं SP ऑफिस में 3 बार गई और आमने सामने भी SP साहब के पास गई। SP साहब ने तो बोली कि आपका काम हो जाएगा, आपकी बच्ची। भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग भोपाल से प्राप्त मध्य श्रेणी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बालाघाट जिले में 18 से 20 जनवरी तक हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 80 से 90% आर्द्रता रहने की संभावना है, तो वहीं अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट महसूस की जाएगी। इस दौरान बारिश हुई तो तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच जाएगा और तेज हवाएं चलेंगी। वाराणसी शहर में सड़क सुरक्षा जागरूकता के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष वाराणसी विवेक पटेल और जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल उपस्थित रहे। इस दौरान परिवहन से संबंधित विषयों पर लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। और हमारे लिए खुशी की बात है कि 2015 से जावेद खान हरिमखेड़े जी कि हेलमेट नहीं होने से किसी एक्सीडेंट के बाद इसकी महत्ता को समझ में आता है। यदि हेलमेट पहने रहते तो जान नहीं जाती। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर में पूरा परिवार आपके इंतजार करता है। तो आप ये प्रयास करें कि आप सुरक्षित घर लौटें। अभी हाल ही में हमारे शहर में 3-4 एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं, यदि वो चालक यदि हेलमेट पहना होता तो उसकी जान नहीं जाती। जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए इसके महत्व समझें, हेलमेट पहने और ये जागरूकता का प्रयास है। अभी हमारा सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, इसके तहत तो मेरा यही है सभी लोगों से निवेदन कि सड़क पर चलें, अपनी जिम्मेदारी से चलें और भी लोगों की जिम्मेदारी करें। उसके लिए दिव्या मैडम के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें निःशुल्क हेलमेट वितरण कार्यक्रम था। तो बहुत छोटा कार्यक्रम था, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा था। तो और मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहूँगा कि सड़क पर जब भी चलें तो अपनी भी जिम्मेदारी लें, दूसरों की भी जिम्मेदारी लें, हेलमेट पहने, स्वस्थ रहें। मॉयल नगरी भरवेली के दुर्गा चौक मैदान में खेली जा रही अखिल भारतीय माइनर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में रविवार को फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। शुक्रवार को खेले गए 4 सेमीफाइनल मुकाबलों में, जिसमें पहला सेमीफाइनल नागपुर मॉयल और सिटी क्लब गोंदिया के बीच खेला गया। पेनाल्टी शूटआउट से आज मुकाबले में नागपुर ने जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग का दूसरा सेमीफाइनल बालाघाट एकेडमी और जबलपुर के बीच खेला गया। लगभग पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी मुकाबला पेनाल्टी शूटआउट से आया और जबलपुर ने मैच जीतकर फाइनल में अपना स्थान निश्चित किया।
रविवार को पुरुष वर्ग के मुकाबले जबलपुर और नागपुर के मध्य फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसी तरह महिला वर्ग के मुकाबले में माइल नागपुर और दुर्ग छत्तीसगढ़ के बीच मैच खेला गया, जिसमें दुर्ग ने 1 गोल से जीत दर्ज की। वहीं दिन का दूसरा मुकाबला महिला वर्ग में भंडारा मॉयल और छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया। भंडारा मॉयल ने 1 गोल कर जीत दर्ज की। इसके साथ ही दुर्ग और भंडारा के मध्य महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। सेमीफाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में मधुकर हरपाल, हरीश जोशी, मॉयल टूर्नामेंट कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश दीवान, सचिव कामगार संगठन भरत मालिक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रेफरी से किसी प्रकार का कमेंट ना करें। खिलाड़ी को देखना क्या कर पाते, बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए, लेकिन उतनी अच्छी मतियां गोलियां की क्लियर किया और एक कॉर्नर मिला है। अब देखना है मॉयल इस कॉर्नर का कितना फायदा उठा पाती है। कॉर्नर मानो जैसे आधे गोल के बराबर का कहा जाता है। कॉर्नर 50-50 चांस होता है और ये चांस मिला है मॉयल 11 नागपुर को। अच्छा पास लाला के लिए, करिश्माई खिलाड़ी लाला, बहुत बढ़िया बॉल, लेकिन यहाँ थोड़ा सा तालमेल में कभी नजर आई। एक खिलाड़ी को जगह अभी भी बॉल मॉयल के पक्ष शानदार तरीके से खेलते हुए दोनों। वाराणसी में 25 सदस्यीय मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के गठन के लिए आज निर्वाचन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो गई। व्यवहार न्यायालय वाराणसी में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राहुल सोलंकी के कोर्ट को मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां अपने तय समय सीमा में मतदान की प्रक्रिया विधिवत रूप से प्रारंभ हुई और शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। इस दौरान पूरे न्यायालय परिसर में खासी चहल पहल बनी रही, मगर मतदान केंद्र और आसपास के क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का पूरा पालन किया गया। अधिवक्ता संघ के द्वारा इस चुनाव में भाग लेकर 82% मतदान का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यहाँ पर जो वाराणसी अधिवक्ता संघ है, यहाँ पर कुल 171 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं और उनके द्वारा बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश के सदस्यों का चुनाव किया जाना है। उसके लिए ये चुनाव आयोजित किया गया है। सर ये बताएं कि किस तरीके का चुनाव होता है, इसमें वरीयता क्रम होता है या क्या, किस तरीके की चुनाव प्रक्रिया है? इसमें एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है। इसमें जो कुल कैंडिडेट हैं वो 145 हैं। उनमें से अधिवक्ता को हर एक अधिवक्ता को 25 कैंडिडेट का चुनाव करना है। उसको क्रम वाइज देंगे, नंबर 1 से लेकर 25 तक। अभी तक टोटल कितना मतदान हो गया सर, जानकारी? अभी तक 76 अधिवक्ताओं के द्वारा अपने मत का उपयोग कर लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 100% जो है चुनाव यहाँ पर संपन्न होगा। बिल्कुल। लालबर्रा नगर मुख्यालय में 17 जनवरी को भाजपा मंडल लालबर्रा के तत्वाधान में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाकर व्यापारियों, दुकानदारों व आमजनों से समर्थन मांगा गया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा दुकानों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों सहित आमजनों के बीच जाकर नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर चल रहे विरोधाभास को दूर करने का प्रयास किया गया एवं बताया गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लोगों के अहित के लिए नहीं बल्कि हित में है, इसलिए इस अधिनियम का पूर्ण समर्थन करें। लोग क्या है, जो देश में 9, 10, 11 दिसंबर को जो बिल नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल जो पारित हुआ है, उसको एक मुख्य बिंदु के रूप में जो पत्रक है उसको हम जनसंपर्क के माध्यम से उन्हें बता रहे हैं। और एक इसके पक्ष में एक विशाल रैली है बालाघाट में, बालाघाट नागरिक परिषद के तहत 20 जनवरी को अम्बेडकर चौक से वहाँ रैली निकलेगी। तो उसके समर्थन में, उसके पक्ष में यहाँ जन संपर्क करके उन्हें बता रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक इसका पक्ष करते। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी आज बालाघाट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित उद्यान का शुभारंभ किया और रेलवे कॉलोनी के स्टाफ से चर्चा कर उनकी समस्याओं को जाना। इसके बाद उन्होंने नवनिर्मित कर्मचारी क्वार्टर का लोकार्पण किया। इस दौरान ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक का कार्य चरणबद्ध तरीके से चल रहा है और यही प्रयास किए जा रहे हैं कि बालाघाट जबलपुर रेलवे ट्रेन का कार्य शीघ्र खत्म कर ट्रेन शुरू कर दी जाए।
उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक का कार्य इतना आसान नहीं है, इसमें वक्त तो लगता है। ऐसा है, हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है कि हम एक रेलखंड को आइडेंटिफाई करते हैं और उस रेलखंड में डिवीज़न अपनी तरह से पूरी काम करती है और हम उस काम को परखने, इंस्पेक्शन करने आते हैं और उस परखने से हम जो खामियां देखते हैं उसको बता के हम पूरे डिवीज़न के लिए उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये प्राइमरीली हमारे जो मेंटेनेंस, गाड़ी की रख रखाव, ट्रैक की रख रखाव, OHG की रख रखाव और सेफ्टी की दृष्टि से वो देखते हैं। साथ ही हम इस अरेंजमेंट में वी हैव इंटरेक्शन विद पीपल और उनका जो कहना है वो हम लेते हैं 1 to 1 डायरेक्टली और इस पर हम विचार करते हैं। जी, बालाघाट से जबलपुर लड़के का जो कार्य है इसके लिए काफ़ी उत्सुक है यहाँ की जनता। सर कब तक क्या हो जाएगा? देखिए, हमारी तो कोशिश इसको जितनी जल्दी हो सके करना है। देखिए, मतलब मैं इतना ही कह पाऊंगा बिकॉज कमिटिंग ईयर बड़ा ये रहता है। सर यहाँ से सीधी रेल लाइन के लिए जो है यहाँ से कटंगी से तिरोड़ी वाला जो कोर्स है, हाँ, वो भी हमारे प्रोग्रेस में चल रहा है। पिछले 2 साल से पेंडिंग में चल रहा है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, चल रहा है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 5वीं और कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च माह में आयोजित की जानी है। इसके पूर्व जिले के सभी जन शिक्षक अभ्यर्थियों की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक PK अंगुरे ने बताया कि पूरे जिले के सभी जन शिक्षक सहित परीक्षा में आयोजित होने वाले सभी जिम्मेदारों को बैठक में बुलाया गया है, जिनसे सभी जानकारियां ली जा रही। BO, BRC, BSc जन शिक्षक हैं हमारे जिले के, सभी की बैठक आज रखी गई थी। इसका मूल मुद्दा था हमारा 5वीं 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा हो रही है उसके सही संचालन के संबंध में बैठक रखी गई है। मूल्यांकन केंद्र का निर्धारण, परीक्षा केंद्र का निर्धारण, पर्यवेक्षक की व्यवस्था करना, इन सब चीज़ों पर यहाँ चर्चा और जो राज्य शिक्षा केंद्र से निर्देश प्राप्त हुए हैं उनको अवगत कराया गया है। कब से आयोजित होंगी सर परीक्षा? अभी इसके दिनांक फिक्स नहीं हुई है, लेकिन संभवतः जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे ने बताया कि 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें 5वीं की परीक्षा के लिए माध्यमिक शाला और 8वीं की परीक्षा के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इस बात का ध्यान देने के लिए आदेशित किया गया है कि कोई भी परीक्षा केंद्र छात्रों के स्कूल से दूर ना हो, जिससे उन्हें परीक्षा देने में कोई परेशानी ना हो। कक्षा 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा है बोर्ड पैटर्न पे इस वर्ष से होना है और उसके लिए जो केंद्र निर्धारित किया जाना है, प्राथमिक परीक्षा के लिए संभवतः जो भी केंद्र होगा वो कोई माध्यमिक विद्यालय होगा और कक्षा 8वीं के लिए जो केंद्र होगा वो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी होगा। लेकिन ये जो है व्यवस्था वॉकिंग डिस्टेंस पे जब हो, जब बच्चा चल के जा सकता हो, इतनी दूरी पर हो, तो इसके लिए हमारे जो जन शिक्षा केंद्र प्रभारी हैं, जन शिक्षक है, BSc हैं और हमारे जो BRC हैं और BO को हमने आज बुला के पूरी परीक्षा पद्धति, कैसे परीक्षा होगी, केंद्र का निर्धारण कैसे होगा और मूल्यांकन केंद्र कैसे बनाए स्थापित किए जाएंगे, इनके लिए इनका सहयोग बहुत ज़रूरी है और इसके आधार पर ये 2-3 दिन अपनी एक्सरसाइज करेंगे और फिर जिला स्तर पर वो लाकर देंगे केंद्र निर्धारण उनका। 3 वर्ष पहले बंद हो चुकी मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को बैंक के द्वारा 1,40,000 रुपए जमा करने का नोटिस भेजा जा रहा है, जिससे परेशान होकर हितग्राहियों ने जिला पंचायत में अपनी परेशानी बताई। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर धनसुआ पंचायत से पहुंचे हितग्राहियों ने अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बताई। ये हितग्राही की जो बैंक वाले बार बार तंगा रहे, 1,40 पटाओ 1,40 पटाओ। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री योजना। क्या बनाए थे अपना? मकान बनाए थे। कितने लोगों को परेशान कर रहे बैंक वाले? वो कम से कम फिर भी 20-30 लोगों को परेशान कर। तो कितना पटाने का उसमें? पटाने का तो बैंक वाले बोल रहे हैं 1,40, लेकिन 50 पटाने का था सर, 50 माफ है करके बोले। 1,40 बोल रहे हैं बैंक वाले, लेकिन 60 आपको बोले थे कि 1,20,000 पटान लोन है तो 60,000 पटाने का, 60,000 माफ। जनपद पंचायत बालाघाट के SDO BS पटेल बताते हैं कि शासन के द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना को 3 वर्ष पहले बंद कर दिया गया है। प्रत्येक हितग्राहियों को 50% सब्सिडी दी गई थी और बाकी का पैसा 900 रुपए महीने के हिसाब से जमा करना था, लेकिन हितग्राहियों के द्वारा किस्त की राशि जमा नहीं की गई। इस कारण बैंक के द्वारा ब्याज पर ब्याज लगाते हुए अब उन्हें वसूली का नोटिस जारी किया जा रहा है।
ये आए थे कि इनका कहना ये था कि हमने लोगों ने 1 लाख रुपए बैंक से लोन लिया है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए, और इनका कहना है कि बैंक वाला हमें 1,40,000 रुपये पूरी किस्त पटाने के लिए कहा जा रहा है। चूँकि इनके बैंक के द्वारा निर्धारित जो किस्त है वो लगभग 900 रुपये के आसपास है, जो हर माह इन लोगों को रेगुलर रूप से पटाना है। इनका जैसे 4 साल का लोन हो चुका है, तो 4 साल में लगभग इनको 42 से 48 या 45 हज़ार के बीच में पटाना था। यदि नियमित नहीं पटाया है तो ब्याज पर ब्याज की राशि लगती है। एवं शासन के द्वारा प्रति माह जो भी बैंक द्वारा निर्धारित किस्त है वो हर माह बैंक के द्वारा इनके लोन खाते में जमा की जाएगी। अच्छा, जैसे कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत मतलब 50% सब्सिडी मिलेगी, तो उनमें सब्सिडी भी नहीं मिलने की बात आ रही है। क्या योजना चालू है या बंद हो गई है? योजना आज के 3 साल पहले बंद हो चुकी है। नगर के इतवारी बाजार में शासन के निर्देशों के तहत 8 करोड़ 10 लाख की लागत से मॉडल मंडी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। करीब 3 साल बीतने को है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। आपको बताएं कि इस मॉडल मंडी का भूमि पूजन फरवरी 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था, लेकिन मॉडल मंडी अब तक नहीं बन पाई। इस संदर्भ में मंडी बोर्ड के उपयंत्री श्री खोबरागड़े का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये कार्य प्रारंभ हुआ था फरवरी 2017 में। सर, इसमें काफ़ी विलम्ब हो रहा है, तो क्या कारण, रीज़न क्या है सर? ये विलम्ब का सर कुछ नहीं है, इसमें जो एक्सटेंशन हुआ था इस कारण से इसमें विलम्ब। सर, कितने बजट से बन रहा है ये? और इसकी स्वीकृत राशि जो थी 810 लाख। कब तक बन पाएगा ये? मार्च में खत्म हो जाएगा। यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात विभाग के द्वारा जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन इस जागरूकता सप्ताह के समापन के बाद भी शहर के ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हुए हैं, जिनको पुनः शुरू करने के लिए कोई भी कारगर प्रयास नहीं किए गए। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल एक दिन में ही शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन उनका पालन आमजन तभी कर पाएंगे जब उनमें यातायात के प्रति जागरूकता होगी। नहीं, ट्रैफिक सिग्नल आवश्यक है, ये आपकी बिल्कुल बात सही है, इस पॉइंट को मैं बिल्कुल आपका स्वीकार करता हूँ। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल से ज़्यादा आवश्यकता ये है कि लोग खुद जागरूक रहें। ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है ये लोगों की जागरूकता के लिए मनाया जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल को सुधारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो एक दिन में सुधर जाएंगे। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो बेतरतीब पार्किंग कर रहे हैं, हर जगह गाड़ियाँ खड़ी कर रही हैं, आप अपने पीछे देख लीजिए कैसे कैसे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो आप लोग देखेंगे तो वो ज़्यादा आवश्यक है। ट्रैफिक अगर हम लोग अगर सिग्नल सुधार भी देते हैं तो कितने लोग उसका पालन करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। प्रयास ये करना चाहिए। बेसिकली ये जागरूकता के लिए, मतलब आप स्वयं को अपनी सुरक्षा के लिए है, सरकार तो सुरक्षा कर ही लेगी, वो दूसरी बात। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को चाही गई सेवाओं का लाभ नियत समय सीमा में प्रदान नहीं करने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उन पर सेवाएं देने में विलंब के लिए प्रतिदिन 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। इन अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों की ऑनलाइन समीक्षा के दौरान पाया गया कि कटंगी के तहसीलदार शैलेंद्र कुमार राय, तिरोड़ी तहसीलदार शोभना ठाकुर, बिरसा तहसीलदार दीक्षा वासनिक एवं लालपुरा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी DS कुरवेती के द्वारा नियत समय सीमा में आवेदकों को सेवाओं का लाभ नहीं दिया गया है। इस पर इन 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध सेवा देने के विलंब के लिए 250 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाए। इन अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन अधिकारियों के वेतन से जुर्माना राशि वसूल कर समय पर सेवाएं नहीं मिलने से प्रताड़ित हुए आवेदकों को प्रदान कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में अब सरकारी विभागों में होने वाली भर्तियां नए रोस्टर के हिसाब से होगी। इसके लिए सामान्य वर्ग को दिए गए आरक्षण का शामिल कर नया रोस्टर तैयार कर लिया गया है। नए रोस्टर के हिसाब से आरक्षण तय करने के निर्देश सरकार ने जारी कर दिए गए हैं। दरअसल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू होने के बाद से ही भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को लेकर पेंच फंसा हुआ था। इसकी बड़ी वजह थी कि सरकार के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू करना। इसके बाद से ही राज्य स्तरीय रोस्टर में बदलाव को लेकर मंथन जारी था। इस विषय पर जब पद्मेश न्यूज की टीम ने अलग अलग संगठनों से पदाधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। रोस्टर में थोड़ी सी, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहलाता है श्रमिकों का,
और इसमें लगभग दुनिया के जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं, जितने भी क्लासेस हैं, सब आती है। पूरे हिंदुस्तान की भी जितनी कैटेगरी के लोग हैं सब इसमें सम्मिलित हैं। तो हमारे हिसाब से तो क्या होगा कि जो गरीब तबका जो हमारा आता है लेबर क्लास में, उनको नुकसान है इस रोस्टर से, क्योंकि इसमें जो व्यवस्था है वो जातिगत आधार पे की गई है। और हमारा कहना है कि अभी पूरे देश में जो हल्ला चल रहा है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और आर्थिक कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, आर्थिक रूप से यदि पिछड़ा है तो उसको नौकरी में और उसमें लाभ उसको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। तो हमारे हिसाब से तो जो सरकार ने अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने जो रोस्टर प्रणाली लागू करने का प्रयास किया है, उसमें भारतीय मजदूर संघ पूर्णतः सहमत नहीं है। सरकार ने जो रोस्टर लेके आया है आरक्षण के लिए, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ें क्लियर उसमें हुई नहीं है। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को जो आर्टिकल्स 46 में जो प्रावधान दिए हैं शैक्षणिक और आर्थिक मुद्दों पे कमज़ोर वर्ग के जो आदिवासी हैं उन्हें विशेष रूप से प्रदेश सरकार स्थान दें और उसी आर्टिकल के अनुरूप अपनी जो नीतियां बनाए। और ऐसे भी संवैधानिक हमें आर्टिकल 15 क में शिक्षा संबंधी आरक्षण है और 16 क ख में हमें शासकीय सेवाएं और पदों के लिए जो आरक्षण दिया हुआ है, इन सब चीज़ों को देखते हुए वो अपनी नीतियां बनाएं तो वो सही है। लेकिन इसमें एक और दिया हुआ है कि ज़िले की आबादियों को देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नीति सम्मत मुझे ये स्टेटमेंट लगता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। मतलब खामी है इसमें जी कहीं ना कहीं खामी है, क्योंकि कई कई जिलों में हमारी उपस्थिति बहुत कम आबादी है और वहाँ पे लिटरेसी अगर कम होगी तो वहाँ तो हमारा आरक्षण वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो विरोध करेंगे इसका? बिल्कुल। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता संघ सदस्य के चुनाव शुक्रवार को जिले के सभी न्यायालयों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय बालाघाट राजेश शर्मा ने बताया कि जिले की बालाघाट, वारासुनी, कटंगी, बहियर में राज्य अधिवक्ता संघ के चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया गया। जिले से मत पेटियां जबलपुर भेज दी जाएगी, जहां पर मतों की गणना और परिणाम घोषित किए जाएंगे। आज जो प्रातः 10 बजे चुनाव प्रारंभ हुए और शाम को 5 बजे तक हुए, इसमें जो रजिस्टर्ड मतदाता हैं, एडवोकेट्स हैं, जो मतदाता के रूप में थे, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। जिला मुख्यालय बालाघाट की बात करें तो कुल 364 मतदाता हैं, रजिस्टर्ड मतदाता हैं, जिनमें से 294 ने अपने मत का प्रयोग किया। इसके बाद वारासिवनी की बात करें तो कुल 171 मतदाता हैं, जिनमें से 140 ने अपने मत का प्रयोग किया है। बहियर में 73 मतदाता हैं, जिनमें से 63 मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया। और कटंगी में 26 मतदाता हैं, जिनमें से 23 मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया। और जो चुनाव था बहुत शांतिप्रिय तरीके से संपन्न हुआ। रिजल्ट ये राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा घोषित होगा। हमारा काम केवल इतना था, चुनाव करा के मत पेटियाँ राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर को भेजना। अभी हमारे यहाँ पेटियाँ अब सीलबंद हो गई हैं, बाकी बहियर, कटंगी और वारासिवनी से आनी है। जैसे ही वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी, हम तत्काल पुलिस सुरक्षा में उनको राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर प्रेषित करेंगे। शहर के पावर हाउस स्थित 30 केवी लाइन से बंदर टकरा गया, जिससे पूरे शहर की लाइट गुल हो गई। जूनियर इंजीनियर राहुल तुर्कन ने बताया कि शुक्रवार की शाम करीब 5:30 बजे एक बंदर अचानक 30 केवी लाइन से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस कारण पूरे शहर की लाइट गुल हो गई। विद्युत कर्मचारियों को करीब 1.5 घंटे तक भारी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद पूरे शहर की बिजली व्यवस्था बहाल हो सकी। जी करीब 5:30 से 5:45 के बीच में एक बंदर सब स्टेशन में 33 केवी साइड लाइन से टकरा गया था, जिसके कारण से पूरा सब स्टेशन बंद हुआ था। जिसके बाद करीब आधे से पौन घंटे बाद सारी सप्लाई नॉर्मल कर दी गई। इसमें कि एक फीडर, टाउन 1 फीडर जो हमारे शहर का है, वो थोड़े लंबे समय के लिए करीब 1 से 1.25 घंटा बाधित रहा, जिससे कि क्या बोलते हैं, हमारे कर्मचारी द्वारा अथक मेहनत करते हुए, अथक प्रयास करते हुए उसे भी फीडर को भी चालू कर दिया गया। सर बंदर कैसे आ गया? बंदर एक्चुअल में चूँकि अब आजू बाजू फॉरेस्ट है और काफ़ी सारे पेड़ है, तो बंदर तो पूरे जगह, मतलब देखा होगा आपने कि शहर में घूम ही रहे हैं। तो अब ये तो बिल्कुल मतलब कह पाना कि बंदर की बात है, ये बताना काफी मुश्किल। लालबर्रा के जनपद पंचायत भवन के सभा कक्ष में 17 जनवरी को आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाने हेतु जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों, शैक्षणिक संस्था के प्राचार्य व गणमान्य नागरिकों की बैठक आयोजित की गई।
जिसमें आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हर्षोल्लास के साथ मनाने हेतु आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर विचार विमर्श कर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में उपस्थित जनों के द्वारा अपने अपने सुझाव रखे गए, जिन पर विचार मंथन करने के उपरांत निर्णय लिया गया कि गत वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मुख्य समारोह में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समस्त शालाओं की ओर से सिर्फ एकल एवं ग्रुप डांस की ही प्रस्तुति दी जाएगी, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। आज गणतंत्र दिवस सम्मान पूर्वक मनाने के लिए सभी विभाग के अधिकारीगण को बुलवाया गया था और इसके माध्यम से झांकियों की जो व्यवस्था है, कुछ विभाग झांकियाँ लाते थे, कुछ विभाग नहीं लाते थे। इस बार हमने सभी विभागों से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय त्यौहार में अपने अपने विभाग की झांकी को प्रस्तुत किया जाए। दूसरी व्यवस्था पुलिस व्यवस्था के बारे में थी कि हर चौराहे पे पुलिस व्यवस्था रहे और जुलूस में जो भी व्यवस्थित रूप से उसको व्यवस्थित किया जाए। इसके अलावा हम लोगों ने जो 26 जनवरी के दिन सिर्फ संगीत के कार्यक्रम रखे, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत सिर्फ संगीत और गीत जो भी होंगे, डांस हो, वो भी पूरे राष्ट्रीय त्यौहार के अंतर्गत ही कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। स्कूल शामिल नहीं हो। साथ ही वन विभाग, महिला बाल विकास विभाग, समग्र स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग, शासकीय स्नातक महाविद्यालय, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, पशु चिकित्सा विभाग व उद्यान विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे विभाग से संबंधित योजनाओं से जुड़ी झांकी तैयार करवाएं, जो प्रभात फेरी के साथ नगर भ्रमण कर कार्यालय स्थल पहुंचेगी। आज जनपद पंचायत लालबर्रा के सभागृह में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के सम्मान पूर्वक समारोह मनाने के विषय में चर्चा की गई। तो क्या क्या चर्चा हुई? इसमें मुख्य रूप से चर्चा का विषय था कि जनपद पंचायत लालबर्रा के मुख्यालय में सभा मंच में, बस स्टैंड के सभा मंच में, जहां पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद पाठक जी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता था। चूँकि उनके देहांत हो जाने के कारण समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिवर्ष आने वाले 26 जनवरी में भी और 15 अगस्त में भी राष्ट्रीय पर्व में क्षेत्रीय विधायक द्वारा ही ध्वजारोहण किया जाएगा। और जैसा कि झांकियों की बात, पहले भी हमने जिला शिक्षा अधिकारी को और कलेक्टर साहब को अवगत करा चुका है कि जो विभाग द्वारा बैठक में प्रस्तुत भी नहीं होते और राष्ट्रीय पर्व में अपना सहयोग भी प्रदान नहीं करते, तो इसके लिए फिर से प्रस्ताव लिख के शिक्षा विभाग में भेजा जाएगा और कलेक्टर साहब को भेजा जाएगा। और मेरा इस बैठक के माध्यम से सभी से यही निवेदन है, सभी विभाग से और जनपद पंचायत लालबर्रा क्षेत्र के सभी गणमान्य। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। चार तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस, 7 दिन के भीतर मांगा स्पष्टीकरण। 33 केवी लाइन से टकराया बंदर, 1.5 घंटे प्रभावित रही शहर में बिजली आपूर्ति। स्वाइन फ्लू के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, सर्दी खांसी बुखार की तत्काल जांच कराने के दिए निर्देश। डेंजर रोड चौड़ीकरण के लिए वन विभाग ने कटाई के लिए चिन्हित किए 450 पेड़। गरीबों के राशन पर दर्जनों परेशानी, कहीं आवंटन की कमी तो कहीं सर्वर आ रहा है आड़े। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए बदला रोस्टर, संगठन के पदाधिकारियों ने बताया इसे नाकाफी। और जिले भर में राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव के लिए हुए मतदान, चुने जाएंगे 25 सदस्य। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।